आज फिर से एक ऐसी हस्ती को आपके बीच में लेके आया हूँ जो इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं। तो ये बड़े सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपका जब ये इंटरेक्शन हुआ, जो भी आयुष्मान खुराना या जैसे, तो उनका बिहेवियर आपके साथ किस तरह का रहता है? आर्टिस्ट के साथ बहुत ही दिक्कत है। आप एक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, उसमें आपने ढेरों, कम से कम 50-100 से ज़्यादा आपने एड फिल्म्स की हैं। जी, मेरे साथ में जो लोग आज बॉम्बे में वेल इस्टेब्लिश है, पंकज कपूर, रंजीत कपूर। क्या आपने कोई एक्टिंग की शिक्षा दीक्षा ली थी? किसी तरह से कोई NSD ज्वाइन किया था या कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जो आप एक्टिंग के पैशन में आए? बेसिकली मैं एज ए गुरु जो मानता हूँ रामाशंकर निश्चित। नए युवा जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहें और वो सीखना चाहें, तो क्या वो आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं? जितना हो सके किताबी ज्ञान करें, किताबों को पढ़े। मेरे से ले लिया आपने, उसके आगे तो बढ़े ही नहीं, कुछ तो करो ना। तो अभी आपको क्या लगता है कि गाजियाबाद में थिएटर को जिंदा करना चाहिए कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं संजय बग्गा। संजय बग्गा शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद कुछ गैप पड़ गया था, तो संजय बग्गा पॉडकास्ट कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था क्योंकि और दूसरे कामों में मैं लग गया था। तो आज फिर से एक ऐसी हस्ती को आपके बीच में लेके आया हूं जो जिनको मिलकर आप अचंभित हो जाएंगे कि ऐसे आर्टिस्ट भी गाजियाबाद में हमारे यहाँ पर निवास करते हैं जो इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं। इनका नाम है आभूषण जी। आभूषण जी गाजियाबाद में ही जन्मे हैं और गाजियाबाद के ही बाशिंदे रहे हैं। गाजियाबाद में ही इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं, रिटायर्ड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उसके बाद एक्टिंग इनका पैशन है। आज हमारे बीच में आए हैं। आभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके शो के लिए सभी श्रोताओं को मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत स्वागत आपका। आभूषण जी, पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन के प्रारंभ से। जी जी। कि आप का जन्म कौन से सन में और कहाँ पर आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म 1947 में गाजियाबाद शहर में ही हुआ। ओके। उसके बाद आपकी शिक्षा दीक्षा गाजियाबाद में रही या कहीं? जी, गाजियाबाद से ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। और फिर 1967 में मैं स्टेट बैंक में एज ए क्लर्क भर्ती हो गया। जी, उसके बाद उसका सफर चलता रहा जॉब का? हाँ जी, जॉब के साथ थिएटर चलता रहा। अच्छा। थिएटर में पहले भी गाजियाबाद से ही शुरुआत की जी। और ख़ास तौर से मैं ज़्यादा कहूँ तो संकोच नहीं हुआ, बल्कि मुझे गर्व है कि आपके फादर जैसे श्रद्धे उनको मैंने मंच पर रूबरू होकर देखा। क्या एकांकी, क्या आपने, मैं बीच में माफ़ी चाहूँगा जी, क्या आपने कोई एक्टिंग की शिक्षा दीक्षा ली थी? किसी तरह से कोई NSD ज्वाइन किया था या कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जो आप एक्टिंग के पैशन में आए? और बधाई हो, उड़ता पंजाब और न जाने कौन सी फिल्मों में आपने काम किया। और शुरुआती दौर में शायद आपको पहली फिल्म 1973 में आपने बताया था कि आपको 1973 में पहली फिल्म ऑफर हुई। तो जरा उसके बारे में बताइए कि जो आपको पहली फिल्म कैसे मिली, युवा अवस्था में जो आपको मिली थी फिल्म, उसके बारे में बताइए आप। जी, असल में जब सर्विस पर लग गया तो शाम को थिएटर करता था। वहीं मुलाकात एक KL शर्मा जी से हो गई। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें रोल करेंगे। क्या नाम बताया आपने? सहारा जी। कौन प्रोड्यूसर थे इस पिक्चर के? किशन लाल शर्मा जी, दिल्ली के प्रोड्यूसर थे। रामानंद सागर के चीफ असिस्टेंट होते थे जी। तो उस फिल्म को क्या हुआ? उस फिल्म वो फिल्म बन नहीं सकी। 15 दिन शूट हुआ बॉम्बे रंजीत स्टूडियो में। तो उस समय राजेश खन्ना मतलब स्टार नहीं थे, उनकी पहली फिल्म शूट हो रही थी।
आपका जैसा कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, उसमें आपने ढेरों, कम से कम 50-100 से ज़्यादा आपने एड फिल्म्स किए हैं। जी। सरकारी विज्ञापन भी आपने किए हैं, कुछ आपने शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं, कुछ आपने जिंगल्स भी किए हैं। जी। तो उनमें मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने उम्र के उस पड़ाव में, जब युवा होते हैं, तब उस वक्त इतनी स्ट्रगल नहीं की, और उसके बाद आपने काम आपको मिला तो आपको एक एज फैक्टर में आने के बाद मिला। वो दरअसल भाई साहब दिक्कत ये थी, मैं सर्विस में था जी तो बार बार परमिशन मिल नहीं सकती थी। जी तो जब मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, जी उसके बाद कॉमर्शियल फील्ड में मैं पहुंचा, जी और वहाँ से मेरी दोबारा से शुरुआत कॉमर्शियल फील्ड में हुई। वो सारे के सारे जितने भी 40-50 ऐड किए या फिल्में मिली, जो भी कुछ 18-20 के करीब फीचर फिल्म है, तो वो सब कुछ, और रेडियो कुछ डायरेक्ट हुए मेरे सीरियल है, जी। तो वो सब कुछ मैंने रिटायरमेंट के बाद किया। आप एक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। जी जी। और बावजूद उसके जो एड फिल्म्स आपको मिलती हैं, वो स्वयं से आपने डायरेक्ट की हैं या अदर डायरेक्टर्स ने आपको काम दिया था उसमें? नहीं, वो चूंकि आजकल ज़माना कास्टिंग डायरेक्टर्स का हो गया है, हाँ जी। तो ज़्यादातर लोग मेरे परिचित भी हैं कास्टिंग वाले, जी। और फिर सभी के पास, चूंकि मैं इतना पुराना हो गया हूँ, सभी के पास प्रोफाइल है, तो उनको ज़रूरत रहती है तो वो मेरे पास ऑफ़र भेज देते, और मैं ऑडिशन के पास या तो ऑडिशन के लिए चला जाता हूँ उनके पास, या फिर घर से ही बनाकर भेज देता हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया मुझे कि 73 में आपको पहली फिल्म मिली थी सहारा। जी जी। 73 के बाद क्या बहुत बड़ा गैप आ गया था आपकी जिंदगी में, जो एड फिल्म्स में, या जो काम आपको मिला? दिक्कत ये थी कि मैं परमिशन नहीं मिलती थी बैंक से। जी, जॉब की वजह से? जॉब की वजह से मुझे परमिशन नहीं मिलती थी कि टेलीविज़न में या रेडियो में आप एक्ट करें। जी। तो वो क्या है, हमें मजबूरी में या तो छुट्टी लेकर करनी होती थी, या फिर 5 बजे के बाद में। जी। मुझे एक बात और जाननी है कि जैसे आपने कहा कि आपने एक्टिंग की कोई क्लासेस या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। हाँ। तो आप प्राकृतिक रूप से एक एक्टर हैं, आप पैदा ही एक्टर हुए थे। तो उस हिसाब से आप ये बताइए कि आपको लोगों तक आपकी एक्टिंग पहुंची, कैसे पहुंची? आपने एक्टिंग किससे सीखी, किससे आप इंस्पायर रहे, किसको आप मानते थे कि मैं ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ, या इसका एक्ट मुझे बहुत पसंद था, जिससे आप इंस्पायर हुए, उनके बारे में आप बताइए कुछ। मैं ख़ास तौर से गाज़ियाबाद में 2-3 शख्सियत हैं, उनमें से माफ़ी चाहूँगा, आपके फादर भी हैं, स्वर्गीय श्री सेवाराम बग्गा जी। जी जी। हाँ, वो भी थिएटर किया करते तो थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और थिएटर के बहुत अच्छे अभिनेता थे। जी। और एकाकी में तो वन मैन शो में तो मास्टर थे। जी हाँ, मैंने भी उनके, मुझे थोड़ा हल्का हल्का याद है कि जो वो, मैं छोटा था तो उनका एक नाटक हुआ करता था, एक वन मैन शो जिसे कहते हैं, पृथ्वीराज की आंखें। जी जी जी। तो वो मैंने भी देखा है, शायद मैं भी उससे बहुत इंस्पायर था उस बात, क्योंकि वो एक ही शख्स बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ निभाता है वो। तो उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में सेवाराम बग्गा जी के अलावा आपके पास? सेवाराम बग्गा जी के अलावा मेरे परमपिता राधेलाल कृष्णा जी, जो स्टूडेंट्स ड्रामेटी क्लब के यहाँ की संस्था के ताज़िंदी डायरेक्टर रहे और बहुत अच्छे एक्टर रहे, उनसे बहुत मुतासिर हूँ मैं। और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे फूल कुमार जी, उनको गाज़ियाबाद के पुराने लोग सभी परिचित होंगे जी। तो उनसे बहुत इंस्पायर था। बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा। मतलब आपने लोगों को देख देख कर सीखा। और किसी फिल्म स्टार से या किसी फिल्मी एक्टर से आप इंस्पायर नहीं हुए कभी? नहीं,
मैं जैसे मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ श्री बग्गा, स्वर्गीय बग्गा जी दिलीप कुमार साहब के मित्र भी थे और उनसे इंस्पायर जी, थे जी, काफी। जी। तो मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि आप भी किसी एक्टर से नहीं, मैं बेसिकली क्या है, मेरी आप मानिए सच बात ये है कि पहुंच नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में। जी तो और मैं थिएटर ही करना चाहता था जी है। तो जब सर्विस में चला गया दिल्ली, तो दिल्ली में रमाशंकर निशेष, जी एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ग्रुप था, म्यूजिकल ग्रुप। जी तो एक तरीके से वो डायरेक्टर थे। जी तो वो मुफ्त पढ़ाते थे थिएटर। ओके तो मैं शाम को दिल्ली स्टेशन उतरकर उनके बाद सामने लाइब्रेरी में चला जाता था। जी जी वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जी, के जी, सामने बिल्कुल, शायद, बिल्कुल। बिल्कुल सामने। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ और भी आर्टिस्ट जाने हाँ, लगे जी, थे। जी, हाँ। जी। वो एक तरह से आर्टिस्ट का दिल्ली अड्डा बन के गया था। बहुत तो मैंने बेसिकली उनके साथ 18 साल गुजारे जी और 40-42 नाटक उनके साथ किए। जी जी इलाहाबाद वगैरह में, वहाँ से पुरस्कार वगैरह भी मिले। शिमले में, इलाहाबाद नाट्य संघ में। तो बेसिकली मैं एज ए गुरु जो मानता हूँ, रमाशंकर निशेष को मानता हूँ। जी रामशंकर निशेष जी उनसे ही जो कुछ मैंने सीखा है थिएटर में, जी। उनसे ही सीखा है। अच्छा, जैसे आप दिल्ली में थिएटर किया करते थे, तो आपने अभी तक कितने ऐसे नाटकों में लाइव मंचन किया है जिनको कुछ याद हो तो आपको थोड़ा सा उसका बताएं। जी और आपके साथ कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हुआ करते थे जो आपकी तरह किसी मुकाम पर पहुंचे? तो बहुत मुश्किल है सवाल आपका, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से 70-80 नाटकों में मैंने पार्टिसिपेट किया होगा। जी और हालांकि डायरेक्शन अलग है, जी वो बाद में करने लगा। तो लेकिन एक्ट जो किया 70-80 नाटकों में किया। और मेरे साथ में जो लोग आज बॉम्बे में वेल इस्टेब्लिश है, पंकज कपूर, रंजीत कपूर जी जी, आपका विनीता मलिक का भाई है आलोकनाथ जी, आलोकनाथ, वो जी सुरेश भारद्वाज। तो डीन जो मेरा ही सिखाया हुआ है, डीन एनएसडी में लगा जी। यहीं के एक बाशिंदा है दिनेश खन्ना जी जी उसकी शुरुआत ही मैंने करवाई थिएटर में। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ। जी जी तो मैं अपने आप में सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ करना था, जी क्योंकि मेरे ज़माने में एनएसडी नहीं था, जी बाद में शुरुआत हुई। जी तो लेकिन जो कुछ मैं थिएटर में करना चाहता था वो अचीव कर। ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखे और जिनको आपने सिखाया वो इंस्टीट्यूट के डीन बने और बाद में डायरेक्टर बने। ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी आपने बताया पंकज कपूर जी के साथ आपका रिलेशन रहा। पंकज कपूर जी 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 उनके बेटे शाहिद कपूर, हाँ, उनकी मूवी में भी आपने काम किया है, उड़ता पंजाब। जी 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 और वो भले ही थोड़ा छोटा रोल था, लेकिन काफी महत्वपूर्ण रोल था, जहाँ करीना कपूर आती हैं और आपको वो आपके घर पर उसको ढूंढती हैं ड्रग्स का। जी, जी, वो तो जी, नहीं जी, है। जी। तो मैं थोड़ा सा ये क्लिपिंग उस पिक्चर से जी, जी, जी। उड़ता पंजाब से। पिंड विच मोबाइल तो चलते नहीं, पर घर में फोन है, तुसी चाहो तो गल कर सकते हो वीरू नाल। नहीं नहीं ठीक है, इधर आया सी सोचा वेख ला वीरू नू, मुद्दत हो गई हुण तां। वीरू आजकल करदा की है? हुई ड्राइवरी प्राइवेट? हाँ जी, अपने अमरपाल सिंह कोल अपने बरार साहब है ना, ओदे दामाद। ओ मनिंदर बरार। हाँ जी, आ गया याद मैनू। ओ वीरू ने दस्सिया सी।
अब हम आगे चलते हैं जी। जैसा कि उड़ता पंजाब आपने ये हमने क्लिपिंग देखी जी जी और इसके बाद आपने अभी लेटेस्ट नीना गुप्ता जैसी आर्टिस्ट के साथ काम किया उसमें क्या नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भी थे और वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। जी, जी। क्या नाम था उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फरीदाबाद के है वो जो नीना के हस्बैंड जो बने हाँ हुए जो नीना तोमर। गुप्ता के हाँ। हस्बैंड बने थे जी, जी। वो सभी अच्छे आर्टिस्ट थे और वो आपने उनके साथ काम किया। जितेंद्र सिंह बग्गा, जी 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 जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बग्गा और मैं बग्गा हूँ इसलिए मुझे याद है। तो उसमें आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह बग्गा का रोल किया था जो बहुत सराहनीय बहुत बड़ा रोल नहीं था लेकिन एक यादगार रोल था क्योंकि जो आपने उसमें एक्ट किया था जी, जी, जी। वो एक सीनियर डॉक्टर की तरह आपने उसमें बिहेवियर किया था। मैं थोड़ी सी क्लिपिंग उसकी भी दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो अच्छा, हाँ ये प्लीज अच्छा। चला देंगे प्लीज। वो यूं बता रहा था ना, खाया होगा बाजार में अनाब शराब चाट पकौड़े, हैं? पेट भी बढ़ रखा है तुम्हारा। आजकल जुबान पर तो कंट्रोल है नहीं किसी का। हैं? आपसे पहले माथुर साहब आए थे, बवासीर है उन्हें, बवासीर। ये आपने दृश्य देखा बधाई हो फिल्म का, नीना गुप्ता और आयुष्मान खुराना जिसमें ये जितेंद्र सिंह बग्गा का कैरेक्टर इन्होंने निभाया। और नीना गुप्ता के साथ कुछ ये जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपका जब ये इंटरेक्शन हुआ जो भी आयुष्मान खुराना या जी, जैसे जी, जी। तो उनका बिहेवियर आपके साथ किस तरह का रहता है कि आप को जूनियर आर्टिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं या एक सीनियर आर्टिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं या बड़े की तरह ट्रीट करते हैं? बहुत ही आदरणीय, इतना रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि कैरेक्टर आर्टिस्ट की बहुत दुविधा है कि वो इतना अहम रोल करते हैं तो उनको जो मेन किरदार जैसा हीरो हीरोइन जैसा प्रसिद्धि नहीं मिलती जी जबकि उनका भी अहम रोल है जी जी पूरी फिल्म में। तो अब मानिए आप कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि नीना गुप्ता जी पहला नाटक मेरे साथ रोल किया है मेरी वाइफ का। जी अच्छा पहले नाटक में भी आपके साथ वो थिएटर कर चुके हैं। जी 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 और पंकज कपूर हाँ जी है, शेर अफगान एक रंजीत कपूर ने लिखा था और उसको डायरेक्ट किया था। तो शेर अफगान में वो मेन लीड कर रहे थे और मैंने उसमें नेमी जी का रोल किया जी था। जी तो इत्तेफाकन हम सारे के सारे बधाइयों में फिट हुए। हाँ वही सेम टीम बधाई हो में जी जी। तो बड़ा अच्छा लगा होगा जब आप तो इतना सम्मान मिला और ख़ास तौर से चूँकि बॉम्बे के लोग मेरे से परिचित नहीं थे क्योंकि मैं दिल्ली तक सीमित हूँ। तो जब उनको पता चला तो यार हमें तो उम्मीद नहीं थी, इतने सीनियर लोग हैं। अच्छा एक प्रोटेक्ट गैम्बलिंग्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन चलाती है। जी 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 आपने उनकी कुछ शॉर्ट फिल्म्स की हैं जो वो सोशल जी 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 एक्टिविटीज को लेकर वो हमेशा बनाते हैं। जी जी। उन्होंने एक शिक्षा को लेकर बनाई थी कि एक उम्र, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती। जी जी। जब पढ़ने का दिल करे तब पढ़ लो। हाँ उसमें आपने कैरेक्टर निभाया था एक स्टूडेंट का जो कि सारे उसमें बच्चे बच्चे थे जी, और जी, जी, आप ही उसमें बूढ़े थे और 75 साल के स्टूडेंट थे। हाँ। तो वो जो छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी जी, मैं जी। उसकी छोटी सी पहले क्लिपिंग दिखा दूं, हाँ, उसके हाँ, बाद अच्छा। तो ये आप ये देखेंगे ये उस शॉर्ट फिल्म की एक थोड़ी सी क्लिपिंग है। मेरा नाम बद्रीनाथ है पर स्कूल के दोस्त मुझे बिट्टू बुलाते हैं। কথা বোঝো যদি স্কুলে পড়িয়া এই করিলা ভালো ও বন্ধু এই করিলা ভালো
सोच रहे होंगे मैं पहले स्कूल क्यों नहीं गया। जब गांव में स्कूल था ही नहीं तो जाता कैसे। 75 साल की उम्र में अब जाके स्कूल बना, और आज मैं भी स्टूडेंट बना। स्टूडेंट। अब जैसे कि मैंने दिखाया कितना मार्मिक करेक्टर इन्होंने निभाया है उसमें, और ऐसे ही एक एड फिल्म आई थी जो थी रेड लेबल ब्रांड की। मैं यहाँ किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस ब्रांड का एडवर्टीजमेंट जो इन्होंने किया था, तो उसके बारे में भी मैं पूछूंगा कि ये एड फिल्म्स के लोग जो हैं आपको कैसे अप्रोच करते हैं। किसी एजेंसी के थ्रू आपके पास काम आता है या आप स्वयं से जाते हैं, या उनका पे आउट अच्छा होता है, क्या आपको उसमें लगता नहीं, है? वो सर ऐसा है, सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास आर्टिस्ट की प्रोफाइल होती है। जी जी। तो वो फिर कैरेक्टर को देखकर कि भाई ये सूट करता है इनको, तो जी। वो ऑफर कर देते हैं। लेकिन क्या है, ऑडिशन ज़रूर लेते हैं। जी या तो घर से भी जो है आप आर्टिस्ट खुद ही भेजे, या फिर बुलाकर वो तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। जी तो इलाहाबाद में शूट था ये। जी, कुंभ के मेले में। जी जी, कुंभ का मेला नहीं था उस समय। जी, लेकिन वो अच्छा भीड़ थी। भीड़ हाँ हाँ, वो उसमें। क्योंकि यमुना गंगा में तो लोग रोजाना ही आते जाते हैं। मतलब कि उस पिक्चर उस एड फिल्म में ये दिखाया गया कि मेला है, जी जी, उसमें जी, आपको वो जी, लेके जी। तो छोटी सी क्लिपिंग हम उसकी भी देखते हैं। हाँ। और आपका जो मुन्ना जी 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 कहने का जी 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 तरीका था, मुन्ना, जी, जी। तो वो मैं आज तक बहुत कम एड फिल्म्स ऐसी होती हैं जो एक फिल्म की तरह याद रह जाए। जी, जी। तो बहुत अच्छी उसमें डायरेक्शन भी दी थी, जो भी जिनका भी डायरेक्शन था। एक थोड़ा सा मैं और बात कहूँ, ऐड कर दूँ इसमें। मैं बहुत इन दो ऐड से बहुत प्रभावित हूँ, चूँकि यहाँ तक प्रभावित हूँ कि अभी रिसेंटली एक फीचर फिल्म बनी है, नाना पाटेकर जी ने उसमें मेन लीड की है। जी। तो आप ये बताइए, ये 10 साल 12 साल पहले शूट हुआ इलाहाबाद में, जी ये ऐड है, जी, उसका सेम रिक्रिएशन हुआ। और उसको लाज करके वो पूरी फीचर फिल्म बन गई। कहानी वही है जी। कि भाई उसको बच्चे क्या नाम पिक्चर का उसका? अभी बहुत मशहूर फिल्म है, वजह में नाम दिमाग में नहीं कोई बात नहीं। नाना पाटेकर है उसमें मेन लीड। जी। तो लेकिन भाई तो बिल्कुल आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं, जिन्होंने ये ऐड देखा होगा कि चलिए हम ऑडियंस को दिखा देते हैं वो ऐड की क्लिपिंग्स भी, जी। उससे उन्हें याद आ जाएगा कि कौन सी फिल्म से ये हाँ। मैच कर रहा है। उससे पहले ऐड बना था, बाद में फिल्म बनी, तो प्लीज देखिए ये ऐड। मुन्ना, मुन्ना, उसे भूले रखे सिर में या बात को किसी उठाने में पहुंचाने का कष्ट करें। अरे मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा अपना हाथ दे, हाथ दे अपना। हाँ देख मुन्ना, भीड़ बहुत है, तू खो जाएगा, तो इसे हम बांध लेते हैं। चल। अच्छा सुन, आइसक्रीम खाएगा? अम्मा को मत बताना। आइसक्रीम के नाम से देखो कितना पैसा है। साए में जिसके तू बड़ा हुआ, उस साए को तू अब छोड़ना, छोड़ना, कभी ना छोड़ना। भाऊजी, अरे तू कहाँ चला गया था?
खो गया था। अरे ऐसे अकेले थोड़ी जा। चाय। हाँ बेटा, 2 कप बोली थी, मुझे पता था तू आ ही जाएगा। पी पी ना, अच्छी है। तो ये हैट भी देखिए आपने, कितना मार्मिक रोल इन्होंने पिता का किया है। और उस जो एक्टर है जो इनका बेटा बना है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और बहुत अच्छी डायरेक्शन के साथ वो ये पिक्चराइज किया गया है। और उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और कितने मार्मिक ऐड हैं कि इन ऐड को देखकर भी लगता है कि सचमुच में एक्टिंग हो तो ऐसी हो। तो ये तो रही हमारे आपके ये काम की संजय बात। जी, माफी चाहूंगा, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये जो ऐड है, खास तौर से 2 ऐड वर्ल्ड के 10 मिलियन लोग ने पसंद की है। ओके, 10 मिलियन लोग से ज्यादा सचिन तेंदुलकर ने सचिन उसको सराहा। मुझे स्पेशली ये ग्रीटिंग भेजा था उस समय। जी जी, बहुत 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 बड़ी बात है सर। सचिन तेंदुलकर जैसे आर्टिस्ट प्लेयर्स आपको, क्रिकेट प्लेयर आपको प्रेज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, विज्ञापनों में जब आप जाते हैं जी, तो इनका पे आउट कैसे डिसाइड करते हैं? आपका कोई मैनेजर है या कोई आपने किस तरह से पेमेंट का आपका उनका रहता है, या वो भी एक्सप्लोर ही करते हैं कि चलो चाचा जी कोई बात नहीं? नहीं, वो ऐसा है, ख़ास तौर से तो ईमानदारी से ही बात बनती है जी, खुशी खुशी। लेकिन क्या है, धीरे धीरे वो क्या है कि आर्टिस्ट का और जो प्रोड्यूसर का आपस में एक समझौता हो जाता है जी। कि सर मैं इतना, आप इतना कह रहे हैं, मैं इतना देना चाहूँगा। जी। तो वो आर्टिस्ट के ऊपर है, दोनों के समझौते। मतलब एक अच्छा पे आउट आपको मिल पाता है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि निशुल्क सेवा चल रही हो, ऐसा तो नहीं। नहीं, लेकिन कहा नहीं जाता। जी, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जिसमें बहुत कुछ एक्टिंग वाइज बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं मिल सका। जी, कोई नहीं, सब चलता है। लेकिन दूसरा ऐड आया या दूसरी फिल्म मिली तो वो इतना दे गई फाइनेंशियली कि हमने सोचा या चलो वहाँ से नहीं मिला, यहाँ से मिल गया। तो आपको लगता है कि अभी कुछ एक्टर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है कि उनको ठीक से पैसे नहीं मिलते, या उनको श्रम जो कहा जाता है, तो उनको यहाँ तक कई बार उनको अपने पास से ही किराया खर्च करना पड़ता है, या अपने पास से ही खाना खर्चा करना पड़ता है? ऐसे आर्टिस्ट भी हैं भाई साहब, बहुत ही दिक्कत है आर्टिस्ट के साथ, बहुत ही दिक्कत है और बहुत स्ट्रगल है। नए आर्टिस्ट के साथ तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है कि वो ऐसे सिचुएशन में अपने को फाइनेंशियली कैसे सॉलिड करे। जी। नहीं, आपके पास तो देखो बैंक का जॉब जी था, जी जी जी। तो आपके पास एक पॉकेट में जी, अपना मनी था, जी। तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे कहीं कि आपको कोई पेमेंट मिले या पे आउट ना भी मिले। हाँ। काम अच्छा होना जी, चाहिए, जी, एक पैशन भी था आपका एक्टिंग का, जी, जी। तो वो आप पूरा कर। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए एक्टर्स हैं जो जिनके अंदर पैशन भी है और जिनके अंदर बहुत भर भर के टैलेंट है, जी। लेकिन वो पहला मौका ही उनको नहीं मिलता है, और पहला मौका मिलता है तो उनसे अनाप शनाप पैसे मांग लिए जाते हैं, या अनाप शनाप और खर्चे बता दिए जाते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट वो है, तुम्हारा डेब्यू हम करेंगे, तुम ये खर्च करो, तुम वो खर्च करो। तो उसके लिए क्या आपका कहना है कि इस तरह से जो नए आर्टिस्ट हैं उनको कैसे मौका मिलेगा? जैसे हमारे एसबी रिकॉर्ड्स में हम लोगों ने जी 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 मुहिम चलाई है कि जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं या बहुत अच्छे राइटर हैं, उनको हम निशुल्क रिकॉर्ड कर रहे हैं, निशुल्क उनका वीडियो बना रहे हैं और निशुल्क रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आर्टिस्ट जो थिएट्रिकल आर्टिस्ट हैं, जो एक्टिंग क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी कुछ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब और ऐसा है आर्टिस्ट को मौका देती हो? नहीं, ये दुखदाई स्थिति है देश की
कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ना ही साहस है किसी में। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। इसलिए मेरा और भी मैं फ़ख्र करता हूँ आप पर कि भाई ऐसे भी लोग हैं कि सब कुछ होते हुए भी फिर भी संघर्ष की दुनिया में नए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं तो क्या है भाई साहब कि नए आर्टिस्ट के साथ बहुत दयनीय स्थिति है और आर्टिस्टों की समस्या ये है कि वो मेहनत तो नहीं कर पाते जी, नहीं करना चाहते और चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार चूँकि अब बड़ा हो रहा है लड़का तो उसको फाइनेंस की भी ज़रूरत है, तो मतलब बिना सीखे हुए आपको कौन नहीं, ये इन दिक्कतों का सामना मैं भी कहीं ना कहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो मेहनत उनकी नज़र नहीं आती कि उन्होंने कभी मेहनत की है अपने काम में या कुछ कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनको मैं तो यही कहूँगा जो एक्टर भी इस तरह के हैं जो अगर उन्होंने एक्टिंग में कोई मेहनत नहीं की है, कोई स्ट्रगल नहीं की है, कुछ किसी को फॉलो नहीं किया है, कहीं जज्बे से काम नहीं किया है, तो शायद उनके लिए काम मिलना मुश्किल है। और बहुत लोग ना सीधे ऊपर से आना चाहते हैं कि सीधा ही वो आ ही नहीं सकते, मैं सीधा ही हीरो बन जाऊं। वो जिनके पास बहुत सारे फंड्स हैं वो तो आ जाते हैं, जिनके पीछे फाइनेंशियल बैकअप है, जिनके पीछे फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, बहुत कम प्रोड्यूसर, बहुत कम डायरेक्टर ऐसे हैं जो ऐसे आर्टिस्टों को चुनते हैं। जी ऐसे आर्टिस्टों को चुनते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं होता और वो उनको काम देते हैं। और उनको अच्छी अच्छी फिल्में मैंने देखी हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स की पिक्चर देखी है जो उन्होंने चलते फिरते लोगों को एक्टर बना दिया। तो ऐसे आर्टिस्ट भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए कोई देश में जो ऐसे एक्टर्स के लिए या जूनियर एक्टर्स के लिए या उनके लिए काम करे? मैंने तो भाई साहब आज नहीं सन 80 से ही ये शुरुआत शुरू कर दी थी जी। अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गाजियाबाद नाट्य मंच के नाम से। पुराने लोग सभी परिचित होंगे। तो मैंने 6 नाट्य शिविर चलाए उसमें और नाटक तैयार किए बिल्कुल न्यू कमर्स के साथ जी। और उसमें अपने सीनियर्स लोगों को भी रखा जी, जो मेरे दोस्त थे, अजीज थे जी। उनमें आप एक साहब से परिचित होंगे, गुरबख्श सिंह जी, सरदार गुरु जी, सोनलाल जी। तो ये सब मेरे साथ ट्रेन में गाजियाबाद से दिल्ली रोजाना अप डाउन करते थे। तो वो उनसे कॉपरेशन ली और नए लोगों के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया और कम से कम 8 प्लेस मैंने किए गाजियाबाद में जी। यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है, उस समय नहीं था, अब तो है। तो हापुड़ रोड पे एक धर्मशाला थी, 70 फीट लंबी जी। वो आज भी है जी। मीना मलकी धर्मशाला के नाम से। तो वहाँ बिल्कुल मैंने ये जो यहाँ तो लाइट है उपलब्ध है, जनरल लाइट्स में है, मैंने वो नाटक वहाँ करवे किए। दर्शकों ने जॉर्ज साहब एक डीएम थे यहाँ, अच्छा, जोसेफ साहब जी, जोसेफ साहब, टीएन जोसेफ। तो वो सबसे पहले मुझे आज भी याद है, मैं जब कभी फोटो वो गाजियाबाद जिलाधिकारी हुआ करते जी। तो वो सबसे पहले प्ले से शुरू होते हुए पहले ही आ जाते थे। नहीं, एक बात, आपने जोसेफ साहब का नाम लिया तो मैं भी उस दौर में, जब मैं उस दौर को याद करता हूँ तो उस दौर में जो मैं भी कल्चरल एक्टिविटीज़ या इवेंट्स किया करता था, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराया करता था,
तब के अधिकारी भी बहुत सपोर्ट करते थे। जी 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 जी। तब के अधिकारी को मैं साइकिल पर एक नॉर्मल चिट्ठी देकर आ जाता था कि मेरे कार्यक्रम में आना, तो वो आ जाते थे। बिल्कुल। और आज एक छोटा मोटा कोई अधिकारी भी है तो वो LIU की जांच कराता है पहले। तो ये बड़ी बात है कि उस वक्त के जो अधिकारी थे वो भी बहुत हम्बल थे। जी जी। और कहीं ना कहीं से किसी तरीके से मदद किया करते थे। हाँ जी, जी। और आज वो दौर नहीं है, खैर आज दौर ही नहीं है वो, क्योंकि सब पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा चलता है और नॉर्मल काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कि गाजियाबाद में थिएटर को जिंदा करना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग करते हैं, वो इक्का दुक्का नाटक होते हैं यहाँ पर। थिएटर मेरे सिखाए हुए मेरे साथ काम जो कर रहे थे कई लोगों ने संस्थाएं शुरू कर रखी है, वो करते भी हैं, लेकिन मैं उनसे खुश नहीं हूँ। दिक्कत ये है कि आप जो पढ़ाई की आपने वहीं तक रहे जी, उसको आगे नहीं बढ़ाया, आगे बांटी नहीं, वो जो ज्ञान आपके पास है वो दूसरों को नहीं, ज्ञान है बस वो सीमित ज्ञान है तो उसमें क्या करेंगे? अब एक मान लीजिए, मैंने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को भी देखा है कि कोई गमगीन सीन चल रहा है और उसके बाद में उन्होंने कव्वाली गा रहे हैं स्टेज पे जी, फिल्मी सॉन्ग ही रख दिया जी। आप मेरे एक मित्र है छोटे भाई की तरह से संदीप चौधरी जी, वो बहुत खुश होता है, आर्य नगर में रहते हैं। हाँ बहुत खुश होता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। अबे कर रहा यार, तुम सिखा क्या रहो हो बच्चों को? जो कुछ मेरे से ले लिया आपने है, उसके आगे तो बढ़े ही नहीं, खुद तो करो ना। जी जी जी। ये जज्बा सभी आर्टिस्ट में नहीं हो पाता है। जी जी। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट गाजियाबाद के जिनको मैं जानता हूँ जी जी बहुत अच्छी एक्टिंग करते रहे, बहुत आपके दौर में वो जगदीश गाजियाबादी भी हुआ, अरे अरे भाई साहब, और जगदीश शर्मा जी भी कोई, जगदीश शर्मा जी 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 वो भी हुआ करते थे। वो बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया पेंटर और म्यूजिक का ज्ञान बहुत ज्यादा था। और सुरेंद्र कोहली जी भी आपके साथ, अरे म्यूजिक डायरेक्टर सुरेंद्र कोहली जी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता भी रहे, जी जी, वो आपके मित्र थे और वो हमारे फादर के भी मित्र थे। तो उनसे उनका कुछ आप बता रहे थे कि उनके साथ आपने मिलकर कुछ। हाँ, मैं सुरेंद्र जी कोहली जी के साथ तो मतलब एक तरीके से जहाँ से निर्देशन शुरू होता है मेरा जी, वो जो रास्ता है जी, तो मुझे म्यूजिक के लिए बंदा चाहिए था जी। अब मेरे पास तो फाइनेंस थे ही नहीं, और वो दौर था रेडियो का जी, रेडियो पे स्पॉन्सर करें तो उसमें पैनल में तो मैं थिएटर की वजह से आ गया, लेकिन करूं तो कैसे करूं? तो मुझे तो एक तरीके से बहुत छोटी सी अमाउंट में वो सब कुछ करना है। तो मैंने सुरेंद्र जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर, हाँ भूषण बोलो, अबे यार तुम मेरे से क्यों हिचक रहे हो, मैं तो तुम्हारे फादर का शिष्य हूँ। तो मैंने कहा नहीं जी, झिझक हो रही है। कहा नहीं, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ये मिला है मुझे, तो इसमें म्यूज़िक देना है और वो टाइटल म्यूज़िक चाहिए मुझे और गीत चाहिए, गुरबख्शी ने लिखा है। कहा यार हो जाएगा, मैं आऊँ गाजियाबाद या तुम बॉम्बे आ रहे हो, भाई ये पूछते थे। तो मैंने 6-7 सीरियल्स बनाए हैं, तो सब में टोटल जो है टाइटल सॉन्ग उनका ही। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी। और वो मैं और चीज बस दिक्कत मुझे ये है, मलाल भी है कि 2 गीत ज़रूर है मेरे पास जो मैं फिल्माइज करके उनको देना चाहता था और टेलीविज़न में
प्रस्तुत करना चाहता था, तो वो नहीं हो सके। गाने तो हैं रिकॉर्ड किए हुए मेरे पास, लेकिन वो उतना फाइनेंस ही नहीं हुआ आज तक। पिछले मतलब मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, एक छोटी सी फिल्म की भी कोई बात हुई थी कि आप लोग फिल्म बना रहे हैं। हाँ। उसका टाइटल भी होना था, मुझे उसका टाइटल याद नहीं आ रहा, क्या नाम था? जी। गुरुबख्श अंकल। हाँ जी। मैंने 2002 में 2 शॉर्ट फिल्म बनाई। जी। एक स्वर्ग, मुझे नाम पूरा सही याद नहीं है, एक नया स्वर्ग या स्वर्ग। हाँ जी। जी, तो वो कौसानी है, यूपी में अल्मोड़ा के पास, रानीखेत के पास। तो वहाँ पूरा पिक्चराइज किया, क्योंकि वहाँ लोग जा ही नहीं पाते, शायद आप गए हो जी। इतनी शांति। कौसानी अल्मोड़ा से हो। जी। और वही है हमारे जो हिंदी के बहुत मतलब बेहतरीन साहित्यकार, उनका भी जन्म वही है और कर्म स्थली वही है जी। संपूर्ण पंथ जी। संपूर्ण पंथ जी। तो वो कर्म स्थली है, तो दोनों 2 फिल्में मैंने वहीं शूट की। तो अभी जैसे आपके जीवन काल में बहुत से लोग स्टूडेंट भी रहे हैं आपके, जिनको आपने सिखाया है, तो आगे अभी आपका कोई विचार नहीं है कि आप लोगों को सिखाएं, जो कुछ आपके अंदर ज्ञान है वो औरों तक पहुंचाएं? जैसे आप पहले एक नाटक मंच चला रहे थे, इस तरह से एक मंच फिर से स्थापित करने का आपका कोई विचार अगर हो तो? नहीं, वो सर ऐसा है, मेरी तो हमेशा जिज्ञासा रहती है जी। मैं थिएटर को भुला ही नहीं सकता जी, लेकिन इतना ज़रूर मस्तिष्क में आ गया है कि लोग आज सच्चे ज्ञान को ले नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते जी। उसके लिए समय ही नहीं है लोगों के पास। इसलिए मैं बार बार करता हूँ, पीछे हट जाता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, जब ये ही नहीं चाहते, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई तैयारी नहीं करना चाहता, तो मैं खामखा क्यों इनके आगे आऊँ। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई कुछ ऐसा हो, और गाजियाबाद में ही मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई ऐसा हो। इसलिए नाटक मैंने लिखा भी दुविधा की वजह से, क्योंकि हिंदी में नाटकों की बहुत कमी है, तो नाटक के रूप में तू ही तू उसका टाइटल है, वो सारे का सारा ईश्वर की बात कर रहा है। तो वो एक तरीके से आप नाटक भी कर सकते हैं और सीरियल भी बना सकते हैं। सीरियल के लिए बहुत, चूंकि मैं तो फिल्म का भी बंदा हूँ, तो वही सोचकर मैंने कहा अगर नाटक ना हो सके तो कम से कम सीरियल तो हो। तो ये इसीलिए कोशिश की। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास आपने, मैंने वो आपकी किताब देखी तू ही तू, जो आपने मुझे आपने भेंट भी की है, और मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से पढ़ूं, उसके बारे में आपको बताऊं। दूसरा भी ये क्या जो माहौल आज का माहौल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि थिएटर जैसे दिल्ली में होते हैं नाटक, कुछ फूहड़ नाटक होते हैं, कुछ कॉमेडी नाटक होते हैं, कुछ आए पटाएं, कुछ कोई भी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और टिकटें बेचते हैं और शो हो जाता है। क्या अच्छा थिएटर आज भी जिंदा है, या अच्छा थिएटर दोबारा जिंदा हो सकता है, जो एक मार्केबल, जिसमें कोई मैसेज हो, समाज के लिए संदेश हो, या लोग सिर्फ कॉमेडी देखना चाहते हैं, या नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कोई मैसेज हो। वाकई में ही थिएटर जिंदा है, मैं तो ये कहूँगा, और हमेशा जिंदा रहेगा। अच्छा फूहड़ नहीं, बहुत से कॉमेडी हो रहे हैं, वो सब फूहड़ है,
बकवास है। वो चाहे 500 रुपये का टिकट करवा ले। अब मैं कभी कभी बॉम्बे जाना होता है, 500 रुपये से कम होता ही नहीं पृथ्वी थिएटर में, और अंदर गए तो आप नाटक देख लीजिए, वो आपको ऐसे लगेगा यार ये तो गाजियाबाद में बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है। इतना बकवास। वहाँ केवल एक्टर को ले लिया, वो फिल्म में काम नहीं किया, आजकल काम नहीं मिल रहा है, ऐसे एक्टर, मशहूर एक्टर्स को प्ले में रख लिया। और एक चेहरा, एक नॉन फेस। जी वो 500-600 रुपये अपना। नहीं 500-600 तो मैंने नॉर्मल की बात की है। और जो बहुत बड़े बड़े नाटक होते हैं, जो अभी राम जी का चल रहा था नाटक, बहुत समय से चल रहा है, जी। उनकी तो बहुत बड़े 5-10 हजार रुपये में टिकट बिकती है उनकी। जी। तो ऐसा नहीं है कि उन नाटकों की टिकट नहीं बिकती, उनमें बहुत लाइट एंड साउंड का बड़ा तगड़ा इफेक्ट्स रहते हैं, सब सेटअप रहता है, तो एक अच्छे थिएटर भी होते हैं। जी। तो वो मैं चाहता हूँ कि गाजियाबाद या उसके आसपास, क्योंकि सब लोग वो दिल्ली के छोटे 200-400-500 के कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में 200 टिकट बेच के वो शो करते हैं। 200 से ज्यादा बिकती नहीं है। नहीं। तो वो आर्टिस्ट को ऑडिटोरियम का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल। यही मैं चाहता हूँ कि एक तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस पे कि ये ऑडिटोरियम के जो प्राइस हैं, जी उनमें कुछ थिएटर को बढ़ावा देने के लिए, या इवेंट्स को, म्यूजिक संगीत कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उन थिएटर्स के प्राइस कम करने चाहिए, जो लाखों रुपए में उनके चार्जेस आते हैं, जिसमें आर्टिस्टों को पे आउट करने के बाद, खाना खिलाने के बाद, आने जाने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसे घर से ही पैसे देने पड़ते हैं। जी। तो अगर इस तरह से थिएटर चलेगा तो कब तक चलेगा? मेरे इसी संदर्भ में मैं बात कहूँ आपसे, मेरे मित्र हैं आज, काफ़ी पुराने मित्र हैं, मेरे साथ 20-22 रोज एक शूट पर रहे थे ऋषिकेश में, तो उनसे दोस्ती आज तक वैसे ही है। चितरंजन उनका नाम है, त्रिपाठी, चितरंजन त्रिपाठी, आजकल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वही डायरेक्टर हैं जी। तो वो बेसिकली एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, उतने ही बढ़िया डायरेक्टर हैं। तो उनसे काफ़ी बार मेरे से बात हुई, मैंने कहा यार कुछ हम लोगों के लिए, आप तो डिप्लोमा होल्डर, उन्होंने कहा यार क्या करूं, एक गवर्नमेंट जॉब में अब मैं फंस गया हूं बुढ़ापे में, लेकिन अब ये बाहर वालों को ऑडिशन, ये ऑडिटोरियम नहीं, मैंने कहा अगर ये ऑडिशन, वो ऑडिटोरियम मिल जाए है जो नॉन डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो उनको कितना फ़ायदा हो जाए भाई साहब। कम से कम आप जैसे व्यक्ति तो कर ही सकता है, अब तो इस पोजीशन में है आप, मैं यार क्या करूं, मेरे ऊपर भी है। तो बहुत अच्छा लगा आभूषण जी आपसे मिलकर, आपसे बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं। जी। अभी मैं बस अंत में ये जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को जो एक्टर बनना चाहते हैं, और एक अच्छा एक्टर बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ खुद को शीशे में देखकर, आईने में देखकर अपना एक डायलॉग बोलना या अपनी एक रील बना लेना एक्टिंग है, या एक्टिंग के लिए उनको कुछ और करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं? तो थोड़ा एक संदेश में आप बताएं। मैं नए जो, मैं खास तौर पे उनकी बात कर रहा हूँ, मैं खास तौर पे उनके लिए कह रहा हूँ जो सीधे फिल्म में काम करने के इच्छुक हैं, जो कभी ना थिएटर करना चाहते हैं, ना कभी छोटा सीरीज करना चाहते, सीधा एक बड़ी फिल्म चाहते हैं, या OTT पर उनका कोई एक वेब सीरीज आ जाए या वो आ जाए, वो सीधा ये चाहते हैं। मेरा तो सीधा कोई नाटक या किसी चीज से वो कनेक्ट नहीं होना चाहते। मेरा अनुरोध उन साथियों से यही है, केवल वो जितना हो सके किताबी ज्ञान करें, किताबों को पढ़ें, और ख़ास तौर चाहे वो उपन्यास को ही पढ़ें। उपन्यास एज एक एक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, संवाद को जम कर बोलने के लिए। जी। उसमें एक पैराग्राफ होता है, जितने भी उपन्यास होंगे, उपन्यासों में पहले ही लंबे होते
और पूरा का पूरा शोले लिखी है। जी तो जब वो जो है अलग अलग राइटर्स की किताबें, वो चाहे नाटक हो चाहे उपन्यास हो, थोड़ा सा कोशिश करें तो एक्टिंग पर कुछ किताबें हैं, जी उनको ज़्यादा पढ़ें और सबसे पहले तो उससे भी पहले अपनी फिजिक की तरफ ध्यान दें। जी वो उसमें योगा काम आता है हमारा। जी जितना योगा में कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो एक्टर के लिए बहुत ही प्रबल सिद्ध होती है। जी और उसमें ही योगा में जब आप करेंगे किसी अच्छे अगर ट्यूटर के पास पहुंच हो आपकी, या मुझ जैसे अधना के पास ही आ जाए, जी तो मैं आपको केवल ये गाइड कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये करो, तो उसकी जो आपका बेस है वॉइस का जी वो आएगा। यदि अब कोई नए युवा जो आपकी बात सुन रहे जी। हैं वो आपसे संपर्क करना चाहें और वो सीखना चाहें, जी तो क्या वो आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं? क्या आप समय दे पाएंगे उन्हें? अब अगर आप जैसा पसंदीदा हमदर्द मिल जाए जी तो मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। क्योंकि आपके पास स्पेस है, सारी सुविधाएं हैं। मैं पूरी सुविधाएं देने को तैयार हूँ। आप जी, जी। स्टार्ट करें। तो मैं उसको कर सकता हूँ, करने की कोशिश करूँगा पूरा। जी, मैं चाहता हूँ कि एक बार गाजियाबाद में फिर से थिएटर जिंदा हो और उन सीनियर आर्टिस्ट के साथ जिंदा हो जो एक गाजियाबाद के स्तंभ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी देखा है। उनके नाटक देखे हैं, सोने की जंजीर, ग्रेजुएट पागल, कुली बाबा, न जाने कितने नाटक उनके सुपरहिट नाटक, जिनका 100-200 नाटकों का मंचन उनका हुआ जी करता जी था। तो मैं चाहता हूँ कि गाजियाबाद में एक नाटक नहीं भाजपा जिंदा हो और बड़े स्तर पर जिंदा हो के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिटोरियम की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो स्पेस है वो ही काफ़ी है। हमारे पास ऑडिटोरियम भी है, हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास मेकअप रूम भी है, हमारे पास सब कुछ स्पेस है, साउंड सब कुछ है हमारे पास। जी, जी। तो आप कभी भी इसका प्लान बनाइए और हमारे साथ इसको ज्वाइन शुरू करवाइए, इसको शुभारंभ करवाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आभूषण जी। बहुत आदरणीय हमारे बीच में आज आभूषण जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है इनका और बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम एसबी रिकॉर्ड्स की तरफ से और संजय बग्गा शो पॉडकास्ट की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।